नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कौशाम्बी से, उत्तर प्रदेश की कौशाम्बी से खबर आई है, जहां पर युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। जान देने से पहले हाथ पर रेपिस्ट का नाम लिखा और इसके साथ ही उसके बाद फांसी लगा ली। प्रयागराज के अस्पताल में इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल करता था आरोपी 2 सालों से युवती को डरा धमकाकर शोषण करता था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कौशाम्बी से है, जहां पर एक युवती ने आत्महत्या कर लिया है और बताया जा रहा है कि रेपिस्ट के उत्पीड़न की वजह से उसने आत्महत्या करने जैसे बड़े कदम उठाने पर मजबूर हुई और रेपिस्ट का युवती ने अपने हाथ पर नाम भी लिखा आत्महत्या करने से पहले। तो अश्लील वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल करता था आरोपी 2 सालों से युवती को डरा धमका रहा था और इसके साथ ही युवती का शोषण भी कर रहा था। प्रयागराज में अस्पताल में इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि आत्महत्या करने का यह मामला सामने आया है एक युवती का। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पटना पहुंचे हैं, जहां से वह सीएम नीतीश कुमार के साथ एक ही कार में सवार होकर हाजीपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पटना पहुंचे हैं, जहां से वह सीएम नीतीश कुमार के साथ ही की कार में सवार होकर हाजीपुर के लिए रवाना हो गए हैं। तो आज केंद्रीय मंत्री पटना के दौरे पर हैं, पटना पहुंचे हैं नितिन गडकरी और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान हाजीपुर के लिए रवाना हुए और इस दौरान उनके साथ सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। एक ही कार से दोनों नेता हाजीपुर के लिए रवाना हुए हैं। तो पटना से हाजीपुर के लिए दोनों नेता एक ही कार में रवाना हुए हैं और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज पटना पहुंचे हैं। इस दौरान और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजनी हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। रजनी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज पटना पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं? आज देखिए, नितिन गडकरी पटना पहुंचे हैं। आज पटना में गंगा नदी पर उत्तर और दक्षिण की ओर जो बिहार को जोड़ती है, उस गंगा नदी पर जो जीवन रेखा पुल है, उस 39 साल पहले वो पुल बना था और उस पुल की एक बार फिर से उसकी मरम्मत करी गई है और आज उसका दोनों तरफ के पुल को चालू कर दिया गया और इसी के उद्घाटन में पहुंचे हैं नितिन गडकरी। और बताते चले कि जैसे वो नितिन गडकरी पटना पहुंचे, सबसे पहले वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने गए और उसके बाद यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने उद्घाटन किया। ये जो पुल है वो 1981 में बना था ये पुल और परिवहन विभाग ने इसकी एक बार फिर से रिनोवेशन की है और आज इस पुल का एक बार फिर से उद्घाटन किया जा रहा है और फिर से इस पुल को एक बार बिहार में एक नई सौगात दी जा रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से बिहार के बड़े हिस्से को ये पुल जोड़ता है। तो कह सकते हैं कि बिहार के लिए बहुत ही अहम है ये पुल और इसके आज उद्घाटन में पहुंचे हम। बिल्कुल रजनी, इसके साथ ही क्या और भी नई सड़कों का तोहफा बिहार के लिए केंद्रीय मंत्री ने दिया है या फिर केवल पुल का उद्घाटन ही? और इसके साथ ही देखिए, बताते चलो कि 18,000 करोड़ के अनुमानित परिव्यय के साथ ये पुल पूरा किया गया है, क्योंकि इस पुल के लिए स्पेशली मंत्री को बुलाया गया था और इसके उद्घाटन में वो पहुंचे हैं। सड़कों की अगर बात करें तो कुछ दिन पहले इसके लिए घोषणाएं हो चुकी है, लेकिन आज जो है, आज कार्यक्रम है मंत्री नितिन गडकरी का, वो सिर्फ इस पुल के उद्घाटन से जुड़ा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए रजनी। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज पटना पहुंचे हैं और इसके बाद वहां पर उन्होंने पुल का उद्घाटन किया। उधर नोएडा के सेक्टर 93A सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट ट्विन टावर के अंतिम ब्लास्ट की तैयारियों को लेकर आज प्राधिकरण कार्यालय में बैठक होगी। इस बैठक में ट्विन टावर को लेकर बनाई गई कमेटी के सभी स्टेक होल्डर शामिल होंगे। बैठक में वहां के निवासियों की समस्या पर भी बातचीत होगी। बैठक में ब्लास्ट के लिए चयनित एजेंसी
एडफिस इंजीनियरिंग के टीम प्रगति रिपोर्ट सौंपेगी और इसमें बताया जाएगा कि कितना काम हुआ है और इसमें पिलर में होल करने, जियो फाइबर टेक्सटाइल लगाने और जाली लगाने का काम शामिल है। सुप्रीम कोर्ट से एजेंसी को 28 अगस्त तक अंतिम ब्लास्ट करने की डेडलाइन मिली है और संभावना है कि बैठक में सीईओ की ओर से आगे का एक्शन प्लान मांगा जाएगा और इसमें कब कब कितना प्रतिशत काम पूरा होगा और अंतिम ब्लास्ट की संभावित तिथि क्या होगी, इस पर भी विचार विमर्श होगा। बैठक में प्राधिकरण, बिल्डर एजेंसी, प्रशासन की अलग अलग एजेंसी के लिए CBRI, इंडियन डेमोलेशन एसोसिएशन समेत कई एजेंसियों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई है। तो प्राधिकरण कार्यालय में आज बैठक होगी। आपको बता दें कि ट्विन टावर ध्वस्त करने के एक्शन प्लान पर मंथन होगा। एजेंसी को 28 अगस्त तक अंतिम ब्लास्ट करने की डेडलाइन मिली है और इसी को लेकर के ये बैठक बुलाई गई है। बैठक बेहद अहम, महत्वपूर्ण बताई जा रही है। ट्विन टावर के एक्शन प्लान पर भी चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नितिन, ट्विन टावर के ध्वस्तीकरण को लेकर के जिस तरीके से आज ये बैठक बुलाई गई है प्राधिकरण में, बैठक में क्या कुछ निकल करके सामने आ सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जो है ट्विन टावर जो अवैध तरीके से बना गया था, तो उसको लेकर जो आज नोएडा प्राधिकरण में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है कि आखिरकार किस तरीके से इसे तोड़ा जाएगा, किस तरीके से आसपास के जो लोग हैं रह रहे हैं वहाँ पर के इलाके जो है उनमें कैसे लोगों को जो है सुरक्षित निकाला जाएगा, कैसे वहाँ पर जान मान की जो बातें की जाए तो वहाँ पर जो लोग हैं उनका इंश्योरेंस कराया जाएगा, किस तरीके से उसको, उसी को लेकर ये बैठक यहाँ पर बुलाई गई है। खुद यहाँ पर जो एजेंसी है ट्विन टावर को तोड़ने के लिए जो आई है, उन एजेंसी वालों से बात की गई है कि आखिरकार किस तरीके से इसे ढाया जाएगा, कितना इसमें जो है जो बम लगा के जो इसे जो ध्वस्त किया जाएगा, तो उसी को लेकर ये बैठक यहाँ पर चल रही है। बैठक में कौन कौन शामिल है नितिन? जी देखिए, बिल्कुल बता दें आपको, बैठक में नोएडा प्राधिकरण की जो सीईओ रितु महेश्वरी वो खुद है, तमाम अधिकारी उनके साथ में, जो जिस एजेंसी को जो टेंडर दिया गया वो एजेंसी के जो मालिक हैं वो खुद यहाँ पर आए हैं कि आखिरकार कितना यहाँ पर बारूद यहाँ पर लगाया जाए, कितना यहाँ पर जो सामान जो है यहाँ पर ध्वस्तीकरण करने को लेकर, तो उसी को लेकर अभी जो बैठक है वो चल रही है। तमाम अधिकारी इसमें मौके पर मौजूद है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो प्राधिकरण की आज ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। ट्विन टावर को ध्वस्त करने के एक्शन प्लान पर चर्चा होगी। रुक करेंगे फिरोजाबाद का, जहां मुसलमान समाज ने ज्ञापन दिया है। उपजिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति को और पीएम मोदी को यह ज्ञापन सौंपा गया है। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर विरोध जताया गया है। ज्ञापन के जरिए दोनों नेताओं को गिरफ्तार करने की मांग की गई है और दोनों नेताओं ने पैगंबर पर विवादित बयान दिया था। तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर विरोध जताया गया है। आपको बता दें कि और आज ज्ञापन सौंपा गया है। दोनों नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की गई है। ज्ञापन के जरिए ज्ञापन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम सौंपा गया है। दोनों नेताओं ने पैगंबर पर जिस तरीके से नुपुर शर्मा की तरफ से विवादित बयान दिया गया था उसको लेकर के ज्ञापन सौंपा गया है और मुस्लिम समाज ने यह ज्ञापन दिया है। फिरोजाबाद से ये खबर सामने निकल करके आ रही है, जहां पर उपजिलाधिकारी के जरिए राष्ट्रपति और पीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। तो मुस्लिम समाज ने नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही गई है और मुस्लिम समाज की तरफ से आज उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। पीएम और राष्ट्रपति के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया है। उधर कानपुर हिंसा मामले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि ऐसी घटनाओं के पीछे क्या साजिश, क्या मंशा है और इसकी गहराई से जांच करवाई जाएगी और जो कोई भी संस्थान को असुरक्षित करने की मानसिकता रखता है उसे अपनी मानसिकता बदलनी होगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। जो लोग उत्तर प्रदेश को असुरक्षित करने और माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं बनारस बम ब्लास्ट में शामिल आरोपी को फांसी की सजा मिलने के बाद डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अपराधियों का पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन आतंकी घटनाओं से जुड़े हुए मामलों को उस समय वापस लेने का प्रयास किया गया था और उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगाई थी और उस मुकदमे के बाद फैसला होता है। किसी को फांसी तो किसी को उम्र कैद की सजा होती है। मैं उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं।
देखिए, इस प्रकार की घटनाएं करने के पीछे क्या साजिश है, क्या मंशा है, इसकी गहराई से जांच करके जो भी इसके दोषी होंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ जो कार्रवाई कठोर से कठोर होगी वो किया जाएगा। कोई भी कार्यालय, कोई भी प्रतिष्ठान, कोई भी स्थान को जो असुरक्षित करने की मानसिकता रखते हैं, अब वो अपनी मानसिकता बदल लें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और इस प्रकार की धमकी देकर के जो प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, सरकार उनसे कड़ाई से निपटेगी भी और कानूनन जो उस लोगों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित कार्रवाई भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद असलम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मोहम्मद असलम, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसी भी तरीके से अपराधी और अराजकता को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही। जी बिल्कुल, ये बेकनगंज हिंसा के बाद से ही लगातार जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, काफी सख्त नजर आ रहा है। लगातार जो वहां पर नोट जो पोस्टर हैं आरोपियों के वो चस्पा कर दिया है। उनका जो जुर्म है वो भी पोस्टर में साफ दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में अब कार्रवाई जो है वो निश्चित हो गई है। फिलहाल इस लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज की जो सबसे अहम और बड़ी खबर ये है कि जो मास्टरमाइंड हयात जफर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए मोहम्मद असलम। तो बनारस बम ब्लास्ट पर भी प्रतिक्रिया दी है केशव प्रसाद मौर्य ने। और वहीं रुक करेंगे अब प्रयागराज का, जहां पर अपनी मांगों को लेकर मोस्ट वुमेन एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में महिलाएं धरना प्रदर्शन किया है। और इन लोगों के आंदोलन में मांग है कि सरकारी संस्थाओं का हो रहा निजीकरण असंवैधानिक है और निजीकरण प्रक्रिया को बंद किया जाए। इसके साथ ही निजी किए गए संस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। वहीं राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन कर किसानों की मासिक आय कम से कम चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी के बराबर निर्धारित किया जाए। इसके साथ ही ओबीसी की जातिवार जनगणना कराई जाए। और इस मौके पर राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने सरकार से इन मांगों पर जल्द विचार कर कार्रवाई करने की मांग की है। ये देखिए, बड़ी मौलिक मांगे हैं। जो ये आपका सम्यक संवैधानिक क्रांति मोर्चा बना है और दूसरे जो सामाजिक संगठन हैं उनके बैनर तले आयोजन किया गया है, जिसमें 10 प्रमुख मांगे हैं जो सरकार से संबंधित हैं। तो जो उनके स्तर की है उनको गंभीरता से समय सीमा के अंदर उनका निराकरण करें ताकि गरीबों को उसका लाभ मिले। उसके लिए आंदोलन गरीबों को नहीं करना पड़े। और जो शासन स्तर की है उन समस्याओं को राष्ट्रपति महोदय के पास ज्ञापन भेज। तो मोस्ट वुमेन एसोसिएशन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने विरोध किया है। आपको बता दें कि इस दौरान सरकारी संस्थाओं के असंवैधानिक निजीकरण को बंद करने की मांग की गई है। और इस दौरान राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे और सांसद ने भी इन मांगों को लेकर के आवाज उठाई है और सरकार से मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोएब हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। शोएब, जिस तरीके से ये तमाम सारी मांगे की गई हैं, दूसरी बात ये कि अब जातिगत जनगणना की गूंज जो है वो बिहार के रास्ते होते हुए अब उत्तर प्रदेश में भी सुनाई देने लगी है धीरे से। निश्चित तौर पर ये एक अहम मुद्दा रहा है। इस जो आंदोलनकारी जो महिलाएं थी उनकी तरफ से ये कहा गया है, खासतौर से ओबीसी से जुड़े जो महिलाएं थी उनका कहना था कि सरकार की तरफ से जो उनके निश्चित आंकड़े हैं वो जरूरत पड़ने पर दे नहीं पाती, जिसकी वजह से योजनाएं उन तक पहुंच नहीं पा रही है और उनके लिए जो तमाम तरह की योजनाएं हैं उस पे सही तरीके से उन तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। साथ ही साथ जो निजीकरण किया जा रहा है उसमें भी उनका भारी नुकसान हो रहा है। इस तरह की तमाम मांगे हैं जिसको लेकर के वो बाकायदा प्रदर्शनरत है और इनका कहना है कि ये जो जातिगत आंकड़ा है, अगर ये सरकार इसको करवा लेती है तो कम से कम जब सरकार की किसी योजना में इसका इम्प्लीमेंट होना हो तो कम से कम सरकार के पास इसके आंकड़े होने चाहिए ताकि जरूरतमंदों तक जो उसके योग्य उन तक वो फायदा पहुंचे। इसको लेकर के ये बाकायदा मांग उठाई गई है, क्योंकि ऐसा आरोप लगाया गया है कि पिछले दिनों में काफी बार देखा गया है
कि आंकड़े जो है सही तरीके से सरकारें पेश नहीं कर पाई हैं ऐसे वर्ग के जिनको तमाम योजनाओं में लाभ मिलना चाहिए, जिससे वो वंचित हो जाते हैं। बिल्कुल शोएब, जिसमें कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद भी पहुंचे थे, तो किस तरीके से क्या इन लोगों की तरफ से कोई टाइम बाउंड किया गया, टाइम लिमिट दिया गया सरकार की तरफ से कि उनकी मांगों को सुना जाए? बिल्कुल, उनकी तरफ से जो हमारी बातचीत है, उनका कहना है कि जो निचले स्तर पर यानी प्रशासनिक स्तर पर जो कुछ संभव हो सकता है उनको, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले पर एक ज्ञापन भी सौंपा है जो संबंधित अधिकारी हैं, तो उनकी तरफ से बताया गया है कि इस बारे में अधिकारी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो उनके स्तर पर खासतौर से मजदूरी तबका करने वाले लोगों की अगर कहीं तनख्वाह नहीं दी जा रही या उनके साथ किसी का शोषण हो, तो उस लेवल पर वो उस पर इम्प्लीमेंट करके जल्द से जल्द उसका निराकरण करेंगे। साथ ही साथ जो उनसे ऊपर की मांग है उसको राष्ट्रपति तक जो उनका ज्ञापन है वो संबंधित अधिकारियों तक और संबंधित सरकार तक पहुंचाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। शोएब हमारे साथ जुड़े हुए थे। और वहीं यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के नतीजों का इंतजार अब खत्म हो गया है। 9 जून को दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। यूपी बोर्ड की कॉपी जांचने का काम पूरा हो चुका है। रिजल्ट जारी करने की तैयारी को अंतिम रूप देने में बोर्ड अब जुटा हुआ है और इस बार कुल 51,92,689 कैंडिडेट्स ने एनरोल कराया था और इनमें से कुल 47,75,749 छात्रों ने ही परीक्षा दी थी। खबर जौनपुर से है, जहां शाहगंज नगर पालिका अध्यक्ष और पति बीजेपी नेता प्रदीप जायसवाल समेत 8 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। इन लोगों पर करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति हड़पने की नियत से धोखाधड़ी और जालसाजी का आरोप है। सीजीएम ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं और कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। जौनपुर में बदमाशों का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाशों ने यूनियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से असलहे के दम पर 30,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह पूरा मामला महाराजगंज थाना क्षेत्र के बालिका डिग्री कॉलेज के पास का बताया जा रहा है। यह सूचना दी गई कि उनके केंद्र से 20,000 रुपए की छिनैती 3 अज्ञात युवकों द्वारा कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर छानबीन की गई तो ज्ञात हुआ कि घटना से कुछ देर पहले एक युवक वक्रांगी केंद्र पर कुछ लेन देन करने आया था और लेन देन करने के उपरांत 1 घंटे तक बिना कारण वक्रांगी केंद्र पर ही बैठा रहा और उसके जाने के कुछ देर बाद उसी के वाहन से 3 अज्ञात युवक वक्रांगी केंद्र पर आए और छिनैती की घटना को कारित किया। उक्त सूचना सीसीटीवी फुटेज व साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रथम व्यक्ति हिरासत में ले ली। खबर जौनपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी परिक्षेत्र के सत्यनारायण ने इसका निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालय के सभी पटल के अलमारियों को खोलकर हर पत्रावलियों के बारे में जानकारी ली और कार्यालय में सफाई व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए। सभी शाखाओं का एक बार भ्रमण किया और वहाँ का अभिलेखों का रखरखाव मैंने देखा और पुराना अभिलेखों का जो है नष्ट करने का जो कार्रवाई क्या हुआ उसका चेक किया। तो इस कार्यालय का जो है बहुत अच्छा तरीका से मेंटेन कर रहे हैं। खासकर मैंने प्रधान लिपिक शाखा में एक नया तरीका से जो रिकॉर्ड्स का रखने का वो तरीका मैंने देखा, जो पुराना अभिलेखों का रखने का उन्होंने एक अलग रजिस्टर भी बनाया था, तो ये बहुत अच्छा। रुक करेंगे ग्रेटर नोएडा का, जहां जेल में बंद कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से जेल परिसर में हड़कंप मचा है। बता दें कि नोएडा के फेज 2 थाना पुलिस ने आरोपी को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के इकोटेक वन थाना क्षेत्र स्थित लुक्सर जेल का है। ग्रेटर नोएडा जेल में बंद कैदी की मौत हो गई है और जिसके बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। तो कैदी की मौत के बाद जेल में हड़कंप मचा है। चोरी के मामले में जेल ले जाया गया था आरोपी को और जेल में ही उसकी मौत हो गई। संदिग्ध परिस्थितियों में आरोपी की मौत हुई है। आपको बता दें कि जेल में मौत के बाद अब जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है और कैदी की मौत के बाद अब जेल प्रशासन में खलबली मची हुई है। तो पूरा मामला ग्रेटर नोएडा का बताया जा रहा है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में ही जेल के अंदर कैदी का शव मिला है और उसके बाद अब जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। और रुक करेंगे फतेहपुर का, जहां से बड़ी खबर आ रही है। गंगा नदी में बड़ा हादसा हुआ है। नदी में नहाने गए 7 लोग डूबे। डूबने से 4 की मौत, 3 को स्थानीयों ने बचाया। एक शादी समारोह में आए हुए थे सभी लोग और पुलिस और गोताखोर मौके पर मौजूद हैं। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के मतिनपुर गांव के गंगा नदी की एक पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर 7 लोग गंगा नदी में डूब गए हैं। 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है डूबने से और 3 को स्थानीयों की मदद से बचाया जा सका है। तो गोताखोरों को भी मौके पर बुलाया गया और जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तो आपको बता दें कि एक शादी समारोह में ये लोग पहुंचे थे और पुलिस और गोताखोर के मौके पर मौजूद हैं। अभी भी बताए जा रहे हैं 7 लोग नदी में नहाने गए थे और इस दौरान 4 लोगों की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई है, जिसमें से 3 लोगों को गोताखोर की मदद से स्थानीयों ने बचा लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।